बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यू सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब के बजट की। पंजाब का बजट एक बार फिर आया है जी अवाम दोस्त। किसी तरह के नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, अवाम को सहूलत होने वाली है, महंगाई कम हो जाएगी। 2026-27 में अवाम के लिए दूध की नहरें बहने जा रही हैं। ये वो तमाम बातें हैं जो आज हमने पंजाब असम्बली के ऐवान में सुनी और जो हुकूमती ओहदेदार हैं उनकी जानिब से हमें ये बताया है कि सरकार के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। 7% तनख्वाहों में इजाफा हो गया। भाई वो इतने पैसे रखेंगे कहाँ? आप तो उनके पीछे FBR लगवा देंगे, आप तो उनके पीछे नैब लगवा देंगे कि सरकार के मुलाजमीन की इतनी तनख्वाहें कैसे? और फिर पेंशनर्स का उससे भी ज़्यादा अच्छा हाल कर दिया है कि 3.5% पेंशन में इजाफा कर दिया। मतलब कैसे कर लेते हैं आप लोग इतने बड़े बड़े फैसले? किस तरह से आवाम पे पैसा लुटा रहे हैं? और ये बजट कितना आवाम दोस्त है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर कैस असलम साहब हैं, माहिर मुआशियात है और मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं मेरी बातें सुन के। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर गुलाम गौस साहब माहिर मुआशियात हैं, ऑनलाइन हमारे साथ हैं। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर कैस साहब, सर आप तो मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले बुनियादी सवाल, पंजाब का बजट कितना आवाम दोस्त? देखें, 2-3 बातें कहने की बहुत ज़रूरत है जी। पहली बात तो ये है कि सूबों ने ना तो डिफेंस पे खर्चना है, ना ही इंटरनेशनल कर्जे वापस करने हैं। ठीक। तो टेक्निकली और दूसरी तरफ 18वीं तरमीम के बाद तालीम, सेहत, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, पानी, ये सारे सूबों के हैं। और पंजाब बड़ा सूबा है इसलिए उसको पैसे हालांकि इस दफ़ा शायद थोड़े से कम किए गए हैं मगर अभी भी बहुत पैसे हैं। ठीक। देखना ये है कि कितने % ये जो पैसे दिए जा रहे हैं शायद तालीम और सेहत को बढ़ाए हैं, इसमें तनख्वाहें कितनी जाएंगी, कंकरेंट खर्चा कितना होगा और डेवलपमेंट खर्चा कितना होगा, फिर ही पता लगेगा। अगर ये सिर्फ लाहौर और रावलपिंडी जैसे शहरों को खूबसूरत ही बनाना है और वो भी आधा शहर को, तो फिर शायद आवाम ये तो खुश हो जाए कि हाँ खूबसूरत हो गया शहर, मगर वो जो सहूलतें मांगता है स्पेशली एजुकेशन पे और हेल्थ पे और पानी पे, और शायद दूर तक जाएं तो बिजली भी पैदा करना शुरू कर दे। पंजाब के पास शायद सूरज तो है, ना हवा है ना पानी है। अभी तो वो ये सूरज आवाम से भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं भाई सोलर। जी, अगर आप वो ग्रीन मीटर लगाएंगे तो फिर आप पे टैक्स लग जाएगा, मगर अगर आप ग्रीन मीटर नहीं लगाते और सिर्फ दिन में इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी, तो और कोई बैटरी लगा लेते हैं तो फिर वो आपका घर का मामला है। वो पैनल्स पे तो शायद सेल्स टैक्स लगा हो मगर फिर गवर्नमेंट का कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, डॉक्टर गुलाम गौस साहब आपकी तरफ आना चाहूंगे। सर आपसे यही बुनियादी सवाल है कि हमेशा की तरह 2026-27 का भी पंजाब हुकूमत ने बजट पेश किया है, आवाम दोस्त बजट। अब ये बताइए कि ये कितना आवाम दोस्त है, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 7%, पेंशनर्स के लिए 3.5% इजाफा, इतना बड़ा इजाफा, वो इतने पैसे कहाँ संभालेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसमें 1-2 बातें शुरू में अर्ज़ कर देता हूँ। पंजाब का जो टोटल बजट का इस दफ़ा आउटले है वो है 5.85 ट्रिलियन रुपीस का जी, जिसमें अराउंड 748 जो मतलब आप टैक्स से कलेक्ट करेंगे जी, और 481 आप नॉन टैक्स से कलेक्ट करेंगे, और 4.4 ये बिलियंस थे पहले। अब 4.4 ट्रिलियन आपको आएगा NFC वार्ड से। NFC वार्ड का टोटल इस दफ़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो टोटल फंड था 8.8 ट्रिलियन का फेडरल में। तो इसका मतलब है एग्जैक्ट 50% ऑफ द टोटल पोर्शन गोज टू पंजाब। अब 1-2 चीज़ें इसमें जो समझने वाली है वो ये है कि हमारा जो सूबा है वो इंटायरली बेस कर रहा है फेडरल जो ट्रांसफर्स में। ठीक। इसकी अपनी डोमेस्टिक रेवेन्यू जो है वो बहुत कम है, रेवेन्यू स्ट्रीम लाइन जो है वो बहुत कम है। दूसरी बात, जो अभी आप कह रहे थे 7% इन्होंने जो पेज हैं वो बढ़ाई हैं और 3.5
बढ़ा दी पेंशन्स। तो अब देखें नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है नॉन डॉक्यूमेंटेड, जो कि आमतौर पे अखबारों में और दूसरी जगह प्रेजेंट किया जाता है लेकिन वो नेशनल डॉक्यूमेंट में नहीं है, वो है 11.5। सही। आपने बढ़ाया है जो पेज को, वो बढ़ाया है 7% के हिसाब से। इसका मतलब है 4.5% अब भी लॉस में रहेगा वहाँ जो भी मतलब लोगों की है वो आपने जिनकी सैलरीड पर्सन की बढ़ाई है 7%, इन्फ्लेशन के हिसाब से तो बढ़ाते 11.5% इन्फ्लेशन है, आप उसके अकॉर्डिंग बढ़ा देते। कम अज कम जो महंगाई का ये जो तूफान आया उसमें कंपनसेट ही हो जाते। सही। इसका मतलब एक तो ये, दूसरा अगर आप नेशनल फिगर पे भी आ जाए जो कि 7.3 है तो आप उस पर भी ये अज्यूम करें, फिर भी ये लॉस में जाता है। इसका मतलब है अभी भी इन्फ्लेशन कंपनसेट नहीं हुआ। सही। एक और बात जो इसमें समझने वाली है कि पंजाब में 2024 और 25 के जो स्टैट्स हैं उनके मुताबिक जो पॉवर्टी रेट था वो था 23.3%, जो कि अगर हम 2019 में देखें वो 16.5 था। सही। और इसमें मेजॉरिटी है रूरल एरिया की, देहाती इलाके की, जो कि पॉवर्टी में है। और जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अभी ऑन गोइंग है उनमें मेजॉरिटी जो है वो अर्बन एरिया में है। तो इसका मतलब है जो आपके देही इलाके हैं जिनकी डेवलपमेंट के लिए असल काम करना था उस पे तो फंड्स अभी भी ट्रांसफर नहीं हुए। सही। आपने 49% के करीब, मतलब पिछले साल इसका बजट था एडीपी का 1.2 और आपने उसको कर दिया 750 के करीब बिलियन में। पहले 1.2 ट्रिलियन से आपने 750 बिलियन पे ले आए, तो आपने 49% तकरीबन कट लगा दिया एडीपीज को। अब आप बताएं उसमें भी जो इनके 3600 तकरीबन जो प्रोग्राम स्कीम्स चल रही हैं उसमें भी जो मेजॉरिटी है वो है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स की, और नए प्रोजेक्ट्स तो उसमें बहुत कम है। सही। अब नए प्रोजेक्ट्स पे फंड लगना नहीं है और जो प्रीवियस प्रोग्राम है वो प्रोजेक्ट है वो तो हो रहे हैं। इसका मतलब जब नए प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो नई जॉब क्रिएशन नहीं होगी, जब नई जॉब क्रिएशन नहीं होगी तो नई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगी, सॉरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकेंगे। सही। एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी तो वही विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट वो आपको चिमटा रहेगा। ठीक है। तो डॉक्टर गुलाम कौसब, बिल्कुल जो पॉवर्टी लाइन है उसको देखते हुए ना तो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है और ना ही आप बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी कोई भी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के लिए प्लान नहीं है किसी भी शोबे में कि हम लोग अपने लोगों को ना सिर्फ मतलब उनकी स्टडी के मुताबिक उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ऑब्वियसली हमारी आबादी का तनासुब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। डॉक्टर कैस साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी सर, ये जो डॉक्टर गुलाम कौस साहब भी हमें नंबर्स बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं जैसे कि ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए रख लिया गया है और मुख्तलिफ स्कीमों के लिए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए मुख्तलिफ, सर ये फिक्स हो जाता है इस बजट में कि इतने पैसे हैं, ये होते हैं, ये पूरा साल जो है वाकई ही लगते हैं, या फिर सारा साल इसमें हेर फेर चलता रहता है? ये समझा देखें, 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी आपको सरकारी बजट्स की जी। वो हमारे बजट्स की तरह ये नहीं होता कि पहले पैसे इकट्ठे करो, देखो कहाँ कितने हैं और खर्च करो। अच्छा। ये उल्टा होता है। यानी हम तो अपनी तनख्वाह का हिसाब लगाते हैं कि ये तनख्वाह है और ये को कर्जा लेना है जी, तो और उसके इतने की इसमें खर्चा है, इतना हाउस रेंट है, इतना बिजली का बिल है, प्रॉपर। सरकारी उल्टा होता है। अच्छा। वो पहले देखते हैं, हर डिपार्टमेंट से पूछते हैं कि तुम्हारा डिमांड क्या है और उसको कंसिडरेट करके कहते हैं कि ये हमारे सूबे का ये खर्चा है, हर ये ज़राअत पे होगा, ये होगा, ये उनको पता है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि तनख्वाहों में कभी 70% तनख्वाहों में जाता है, अबाउट 20% कंकरेंट में जाता है। अब बल्कि डॉक्टर साहब ने कह ही दिया कि 1 कुछ ट्रिलियन से कम करके 0.7 ट्रिलियन पे ले आए हैं। डेवलपमेंट बजट, इसलिए डेवलपमेंट तो नहीं होगी, तो जॉब क्रिएशन नहीं होगी। नए प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं रखा, सिर्फ पुराने प्रोजेक्ट्स जी वो उनको ख़त्म करना है, मगर इसका मतलब वो सही कह रहे हैं कि नई एम्प्लॉयमेंट तो नहीं जनरेट होगी। दूसरी बात जो आपने पूछी है वो यही है कि जो गवर्नमेंट है वो
अपनी जो खर्चा है सड़कें बनाने का, बिल्डिंग्स बनाने का, वो पैसे नहीं खर्चती। अच्छा। वो ठेकेदार को टेंडर मंगवा के किसी को टेंडर दे देती है और वो बंदा साल अपने पैसे लगाता है। सही। और उसके बाद वो गवर्नमेंट को अपना बिल देता है। अच्छा। और रिश्वतें देता है या नहीं देता, तो उसके अगले साल उसको पैसे मिलते हैं जो इस बजट में नहीं होंगे, अगले बजट में होंगे। ओके। मगर जिस दिन ये पास हो गया बजट, उस दिन उसके अगले दिन एक और चीज आएगी जो हम इग्नोर कर जाते हैं, और जो आपका सवाल है वो है रिवाइज्ड बजट ऑफ लास्ट ईयर। ठीक। वहां पता लगेगा कि कहां से पैसे निकाल के कहां खर्च हुए हैं। अभी तो इजाजत दे दी है, ये पार्लियामेंटेरियंस का काम है पूछना कि हमने तो तुम्हें एजुकेशन के लिए दिए थे, तुमने हेल्थ को लगा दिए, या हेल्थ के लिए दिए थे तो किसी और जगह क्यों लगा दिए। मगर वो जब रिवाइज बजट पेश होता है तो वो एक ही दिन में पास हो जाता है। मगर फिर बजट डॉक्यूमेंट में जब आप देखते हैं तो तीनों आएंगे, पिछले साल का बजट, उसका रिवाइज बजट और इस साल का बजट। तो फिर मेरे जैसा बंदा जो है ना एक एनालिसिस करता है कि ये पैसा कहाँ से निकला और कहाँ गया। अच्छा डॉक्टर गुलाम गौस साहब, आपसे भी सर मेरा यही सवाल है जो मैंने बुनियादी सा सवाल पूछा था कि हम तो यही समझ रहे होते हैं जिस तरह एक सैलरी क्लास है उसे पता है कि भाई इतने पैसे महीने के कमाने और यहाँ लगाने हैं, गवर्नमेंट ने साथ साथ ही कमाने हैं। अगर ये बजट बना लिया है, क्या गवर्नमेंट इस पे स्ट्रिक्ट रहती है या फिर इधर के उधर पैसे होते रहते हैं? मैं आपको अगर थोड़ा सा नेशनल लेवल का बताऊं, एक छोटा सा फिगर बताता हूं, इस पे आता हूं। 14.2 ट्रिलियन के टैक्स कलेक्ट करने थे फेडरल गवर्नमेंट ने 2025-26 के बजट में। सही। जिसको एक दफा रिवाइज किया और कर दिया उसको 13.7 ट्रिलियन, फिर उसको रिवाइज कर दिया और कर दिया 12.9 ट्रिलियन। इसका मतलब ये घर की खेती है, जहां तक रिवाइज करना है करी जाओ, एंड पे कह देंगे कि इतने ही थे, हमने कर दिए। सर एंड पे हमारे डॉक्टर गुलाम साहब फिर एंड पे हमारे पास ये भी तो होता है ना, आईएमएफ ये कह रहे हैं, आईएमएफ कहता है जी आपने 14 अरब इकट्ठे करने हैं, हम 14 के पीछे लग जाते हैं। आईएमएफ कहता है अच्छा भाई 13 करके दे दो, 12 करके दे दो, कुछ तो करो, हम उसके पीछे लग जाते हैं। हमें तो चलाई आईएमएफ रहा है आई थिंक। जी अभी मैं आपको एक और इसमें मजे की बात बता देता हूँ। पिछले साल का जो इनका 1.24 का एडीपी का जो इन्होंने दिया था डेवलपमेंट प्रोग्राम का बजट, उसको इन्होंने रिवाइज किया और कर दिया 1.08, इसी पंजाब गवर्नमेंट जी। और उसका भी 75% सिर्फ लगा है, बकाया नहीं लगा, सिर्फ 75% कंज्यूम हुआ उसका। सही। पिछले और एक और चीज है जो इसमें समझने वाली है, आईएमएफ की मैं आपको बताता हूँ। आईएमएफ का एक है नेशनल फाइनेंशियल पैक्ट हमारे साथ, सही। जिसका ये रूल है कि जो आपके प्रोविंसेस हैं वो सरप्लस कलेक्ट करेंगे ताकि जो फेडरल ने डेट सर्विसिंग करनी है उसमें उसे थोड़ा सा स्पेस मिले। ठीक है। तो पंजाब गवर्नमेंट हमेशा कभी 600 कभी 700 700 अरब रुपया हर साल सरप्लस क्रिएट करती है डेट सर्विसिंग के लिए। तो ये तमाम सूबे थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन पंजाब उसकी मेजॉरिटी करता है जो उसको फंड करना होता है। सर पंजाब के ज्यादा करीब भी तो समझा जाता है विफाक में, क्योंकि कहा जाता है कि जिसकी पंजाब में हुकूमत होगी वही विफाक में हुकूमत करेगा, जिस भी सियासी जमात की जब हम बात करते हैं। ये दोनों खासे क्लोज है, इसलिए मेरा ख्याल हिस्सा भी ज्यादा है। फिर इसी वजह से एनएफसी वार्ड का जो एक सब 5-4 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें सबसे अहम इंडिकेटर पॉपुलेशन साइज है और जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से 82% वेट है पॉपुलेशन का एनएफसी वार्ड एलोकेशन में। सही। तो पंजाब की चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से 82% के हिसाब से इसे 50% ऑफ द टोटल पोर्शन आता है। सही। डॉक्टर गुलाम गौस साहब, सर ये बिल्कुल आपने सही बात की है, लेकिन चूंकि हमारे इस सेगमेंट का थोड़ा सा टाइम कम होता है, लेकिन मैं ज़रात पे बात ज़रूर करना चाहूँगी। डॉक्टर कैस साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी कि ज़रात के लिए 80 अरब रुपया हमने रखा है, इस बजट में मुख्तिस किया है। सर ज़रात की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है ज़रात। थी अभी भी कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि हम इसी पे 23% है जीडीपी का, फार्मिंग जो है 8% है जीडीपी का। आपको लग रहा है कि हम ज़रात को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं या फिर हम किसान कर ही नहीं सकते,
40% आपके जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं, वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करते हैं आपकी इकोनॉमी को। 40% जो हैं सिंध में वो लार्ज फार्मर्स हैं, वो भी शेयर क्रॉपर्स है। ये 20-22% हैं कैपिटलिस्ट फार्मर्स, प्रोग्रेसिव फार्मर्स। उसी को आप, मगर जब आपके पास पानी नहीं होगा, बिजली, क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, जब आपके पास मॉडर्न सीड नहीं होगा, ये सारा नेशनल कंजर्वेशन प्लान का हिस्सा है और सारा उसका हिस्सा है जो हम पिछले साल शहबाज शरीफ साहब ने रोशन पाकिस्तान कहा, मगर बजट में हमने नहीं देखा। सही। सवाल ये है कि ये जो पैसा ज़राअत के लिए रखा है, किस चीज़ के लिए रखा है? आप उनको सब्सिडीज़ देना चाहते हैं, आप उनको सीड देना चाहते हैं, आप उनकी सड़कें बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं तो ये, क्योंकि ट्यूबवेल तो आपने वो कर दिए सोलर पे, और जो नहीं है वो बिजली का बिल देते हैं। सीड उनको नया नहीं मिल रहा, अभी तक सीड की रिसर्च नहीं आई। आपके ज़्यादातर इम्प्लीमेंट जो हैं वो इंपोर्ट हो रहे हैं। इस दफ़ा आपका फाइनेंस मिनिस्टर खुद माना कि चावल भी कम हुआ है, गंदम भी कम हुई है, गन्ना भी कम हुआ है, कॉटन भी कम हुई है। ज़राअत ऊपर कैसे गई? ठीक है डॉक्टर गुलाम गौस साहब, आपसे भी इसी सवाल पे मैं आंसर लेना चाहूँगी कि हम कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं एग्रीकल्चर को, अगर हम कहते हैं कि हम एग्री बेस्ड इकोनॉमी है या फिर एग्री बेस्ड कंट्री है। अच्छा, मैं इस पे आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ। अभी मैंने बल्कि मेरे साथ एक सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर फीज़ पाशा, हमने मिलके 5 ईयर प्लान बनाया है पंजाब गवर्नमेंट का ग्रोथ का। सही। जिसका नाम है पंजाब ग्रोथ स्ट्रेटजी 2027-31। ठीक है। तो उसमें हमने पंजाब गवर्नमेंट को जो बताया है, सजेशंस दी थी, वो ये है कि एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर है, इंडस्ट्री हमारा सेकेंडरी है और सर्विसेज टर्शरी सेक्टर है। ठीक। तो इनके दरमियान वर्टिकल लिंकेजेस हैं। मतलब अगर 1% एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ती है ना, तो उससे 0.5% इंडस्ट्री और तकरीबन 0.5% आपकी सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ बढ़ती है। सही। उसकी वजह है कि इनपुट्स देता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है, हर तरह की चीजें इसमें से निकलती हैं। तो हमारा जो इस दफा का जो ग्रोथ स्ट्रेटजी में हमारा एम्फेसिस था वो इस बात पे ही था कि आप एग्रीकल्चर को थोड़ा सा फंड ज्यादा दें, और क्योंकि वो पुश करेगा आपकी इंडस्ट्री को और अल्टीमेटली सर्विसेज सेक्टर आपका ग्रो करेगा। तो हमने इस पे खासी उन्हें एक डिटेल डॉक्यूमेंट तकरीबन 150-200 पेज का बना के दिया हुआ है। तो आप देखें वो किस हद तक इम्प्लीमेंट होता है। आपको लेकिन आपकी बात ठीक है। उम्मीद क्या है सर वैसे आपको? एग्रीकल्चर उम्मीद तो वही है जो आपको नजर आ गई है, 80 बिलियन। चले, बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर गुलाम गौस साहब। आपसे, आप जैसे बहुत सारे होनहार लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसा करेंगे, लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, पाकिस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर आम लोग जो हैं वो इस तरह की सहूलियात देना शुरू हो जाएंगे तो फिर जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं उनके हिस्से कटना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। डॉक्टर कैस साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।